नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला जो है, अब उसमें न्यायिक जांच जो है आज से शुरू हो गई है। 8 दिन बीत चुके हैं एनकाउंटर के। अब जो है सम्राट चौधरी ने आज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोषी जो है वो बचेंगे नहीं। कल कैबिनेट की बैठक थी, उसमें जो प्रस्ताव पर मुहर लगे, उसमें एक प्रस्ताव पर यह भी मुहर लगा कि कौन जो है वो इस न्यायिक जांच में शामिल होंगे, वो रिटायर्ड जज कौन होंगे, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। विनोद कुमार सिन्हा उनका नाम है। आज पहुंचे हुए थे बिलौटी गांव। भरत तिवारी के मां और भाई सभी परिवारजनों से बातचीत कर रहे थे और लिखित आवेदन भी मांग रहे थे। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि राबड़ी देवी का जो है 7 दिन का अल्टीमेटम मिल गया है बंगला खाली करने के लिए। 39 हार्डिंग रोड है। भगवा से अब हरे रंग में वो तब्दील हो रहा है, यानी कि राबड़ी देवी जल्दी ही उसमें शिफ्ट होने वाली है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, यूपी में भाजपा ने अपनी नई टीम बनाई है जिसमें 46 लोग शामिल है। कौन कौन लोग शामिल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अस्मी सराफ। सर, भरत तिवारी एनकाउंटर का जो मामला है उस पर सम्राट चौधरी ने आज खुल करके बात बोली है। कहा है कि दोषी जो है वो बचेंगे नहीं और न्यायिक जांच की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। देखिए, एक सप्ताह से ज्यादा हो गया। तो आज जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया सरकार का नजरिया, सरकार क्या चाहती है। और उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही इस मामले पर कोई पर्दादारी नहीं करना चाहती है। इसमें जो है जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा सरकार जो न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। और उन्होंने एकदम क्लियर कहा इस मामले में, इसमें जो हो रहा है जांच की जो प्रक्रिया है, सरकार पहले ही दिन से संवेदनशील है। जैसे ही घटना की बातें सामने आई, सरकार ने न्यायिक आयोग बनाने का फैसला ले लिया और न्यायिक आयोग गठित भी कर दिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले में है ना, इसको गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब तो न्यायिक आयोग आज पहुंच भी गई थी बिलोटी गांव। जी सर। वहां पर आयोग ने जो है, आयोग के जो जज हैं जिनको बनाया गया, सेवानिवृत्त जज है, उनको बनाया गया। उन्होंने वहां जाकर जांच भी की, पीड़ित परिवार से भी मिले, बंद कमरे में बात हुई। मृतक के मां से बंद कमरे में बात हुई। मृतक की मां ने रखा, अपना पक्ष भी रखा और कहा कि जो दोषी पुलिस अधिकारी है उनको फांसी की सजा, और जो जज है रिटायर्ड जज, उन्होंने जो है गंभीरता से इस बात को सुनी। हालांकि वह प्रेस से कुछ बात उन्होंने नहीं बताया। जो बातें प्रेस के बीच में आई है वह जो है ना, मृतका की माँ और उनके परिजनों ने बताई है कि ये सब बातें, ये सब मांगे हमने रखी। तो ये सब प्रक्रिया तो बहुत दिन से चल रहा था। 17 जून को ही उसका इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर के बाद बहुत तरह के वहाँ हालात हुए। नेताओं का जमावड़ा लगते रहा। सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी, वही गए थे पीड़ित जन से मिलने। उसके बाद तो मंत्रियों का तांता लग गया, कई लोग मिले, कई लोगों का बयान आया। जदयू के भी कई नेता, बड़े नेता जो है, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा शुरुआत में कि जो दोषी है, पहले जो वीडियो दिखाई पड़ता है उससे संदेह उत्पन्न होता है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। पहला दिन उन्होंने कहा। आज उनका बयान आया, उन्होंने कहा है कि अब इसकी न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जांच की। तो इसमें अब जो है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इंतजार करना चाहिए कि न्यायिक आयोग की क्या रिपोर्ट आती है, उसकी फाइंडिंग क्या आती है, उसके बाद कुछ इस पर जो है ना बयानबाजियां होनी चाहिए, या फिर तब तक लोग इंतजार करें। अब इस पर जो अभी तक जो भी बातें हो रही थी सियासत की बातें, आज उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर अब जो है ना किसी तरह के कोई विवाद नहीं होना चाहिए,
सजा मतलब देने की बात सम्राट चौधरी ने कही है, और एक तरफ जो है भरत तिवारी की जो मां है वो लगातार मांग कर रही है कि जो भी दोषी होंगे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो क्या इस एनकाउंटर मामले में अगर जो दोषी पुलिस वाले ही पाए जाएंगे तो उनको फांसी भी हो सकती है क्या? देखिए, पहले भी एक घटना हमने कई बार हम्म, कहा है, 1993 की घटना है, गया कि बाराचट्टी में मुठभेड़ की ही एक मामला था, इनकाउंटर का ही मामला था, जिसमें जांच के बाद जो है जो भी पुलिस अधिकारी थे उसमें इन्वॉल्व, उनको जो है सजा सुनाई गई थी, कुछ को आजीवन कारावास, कुछ को फांसी की सजा, है ना। तो फांसी की भी सजा हो सकती है, उसके अनुसार हम कर रहे हैं। अब क्या इसमें बनता है उसके बाद, हालांकि उसमें से जो जिनको फांसी की सजा हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट गए और उनको भी आजीवन कारावास की सजा हुई। तो ये प्रक्रिया, अब उसमें फाइंडिंग होगा कि फौरी तौर पर तो सभी लोग इसको मान रहे हैं कि पुलिस कहीं न कहीं से दोषी है। इस चीज को जो है दूसरे को तो छोड़ दीजिए, पुलिस के बड़े अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी सुधांशु कुमार जी ने भी माना कि फौरी तौर पर यह लग रहा है कहीं न कहीं पुलिस से चूक हुई है ना। तो ये सब सवालों को अगर देखिएगा तो लगता है कि पुलिस इसमें कहीं न कहीं से दोषी है। लेकिन अब जिस तरीके से न्यायिक जांच की बात कही गई तो एक रिटायर्ड जज है, केवल एक पर्सन है, कोई दो चार जज का भी वो पैनल नहीं बना कि मतलब इसमें जो जांच करे, एक ही रिटायर्ड जज है, तो आखिर वो कैसे इन सभी चीजों से निपट पाएंगे, सब कुछ जांच करेंगे देखिए, जो फिर? जो है पटना हाई कोर्ट के जो जज थे, अब तो रिटायर कर गए, उनके ऊपर जो है बहुत सारे इस तरह की जो जांच है उनकी, जो मतलब क्या कहिए, जज का कार्यकाल कहिए, उससे पहले अधिवक्ता का कार्यकाल भी रहे, कहिए, हाँ। है ना। तो वो हमेशा से उनका कार्यकाल जो है इस मामले में निष्पक्ष रहा है, तब लोग जज तक गए। तो इसीलिए जो है उन पर संदेह नहीं किया जा सकता, और न्यायिक आयोग का काम ही है दूध का दूध पानी का पानी करके रख देना। अब सरकार क्या उस पर निर्णय लेगी वह सरकार जाने, लेकिन जो फाइंडिंग होता है, जो हाँ स्पष्ट दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद वह स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है। और सर चलिए, जिस तरीके से सम्राट ले- चौधरी ने लेकिन सम्राट चौधरी ने भी आज एकदम खुले तौर पर कह दिया, अरे ये ज्ञान भवन में आयोजित था, हाँ जी सर, है ना। ये जो आज 25 जून है ना, आज के दिन ही देश में जो है 1975 में लग गया था इमरजेंसी लागू हुआ, आपातकाल की लगा था। तो संविधान हत्या करके इसका जो है आज यहाँ आयोजन हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी थे, बहुत सारे मंत्री थे, उसमें केंद्रीय मंत्री भी गिरिराज सिंह भी थे, है ना। बिहार के भी मंत्री थे, आपको कई मंत्री थे, इसमें जो है आपको कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो उसी अवसर पर सम्राट चौधरी ने इस पर स्पष्ट कहा कि जो दोषी होगा उसको सजा होगी, हर हाल में सजा हाँ, होगी, चाहे वह कोई हो। इसका मतलब है कि सरकार भी है कि अगर दोषी पाया जाएगा जांच में तो उसको सजा होगी। इसका मतलब ये भी है सर कि जहाँ मतलब ये चीज बोला जाता है कि सम्राट चौधरी मुंह छुपा के भाग रहे हैं, वो इस मामले पे बोलना नहीं चाह रहे हैं, इस पर मतलब दूसरे को ये मैसेज भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी भी देख रहे हैं इस मामले में, एक्टिवली वो कार्रवाई करने का वो फैसला ले रहे हैं। ये सम्राट चौधरी की सरकार तो स्वयं हाँ, जिस समय घटना प्रकाश में आई, जिस समय पुलिस पर आरोप लगा, जिस समय उसकी मांग करने लगी, उसी समय जो है सम्राट चौधरी ने जो है इसकी मांग कर हाँ, दी, बीच इसे हाँ, घोषणा कर दी कि इसकी घटना की जांच न्यायिक आयोग से कराई जाएगी। नहीं सर, बीच में जो एक इवेंट के दौरान ये चीज कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी से पत्रकारों ने सवाल किया कि आप भरत तिवारी एनकाउंटर पे क्या कहना चाहते हो, तो सम्राट चौधरी ने कुछ नहीं कहा था उस वक्त, तो बड़ा उस वक्त कांड हुआ था, हाँ, इधर तुमको बीजेपी कार्यालय हाँ में कोई जी सर, फंक्शन था, और विपक्ष भी इस बात को काफी ज्यादा उठा उस रही समय जो है भरत तिवारी इनकाउंटर पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोले, बिना कुछ बोले निकल गए थे। इसकी खूब आलोचना हुई थी कि जो है इस मुद्दे पर जो है सम्राट चौधरी कुछ चुप्पी साधे रहे, लेकिन उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया कि जो सरकार जो कर रही है और वह सरकार कहीं से भी
किसी दोषी को बचाने की मंशा नहीं रखती है। जो हम्म। निर्दोष है उनको न्याय मिलेगा, और यह भी जो उन्होंने दोषी स्पष्ट है कहा। उसको भी सजा मिलेगा। तो वही तो बता रहे हैं कि दोषी को सजा मिलेगी हर हाल में, उन्होंने स्पष्ट आज कर दिया। हाँ जी सर। तो सरकार की मंशा साफ हो गई हम्म। कि सरकार भी इस पर किसी तरह का कोई जो है पर्दादारी नहीं करना नहीं चाह रही। करेंगे। चलिए राबड़ी देवी की बात करते हैं। उनको जो है 7 दिनों का अल्टीमेटम मिल गया है भवन निर्माण विभाग की तरफ से, और ये भी कहा गया है कि अगर 7 दिन के अंदर आप खाली नहीं करते हैं बंगला यानी 10 सर्कुलर रोड, तो फिर आप पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए राबड़ी देवी को एक लेटर जो लेकर कितना लेटर हो गया, 4-5 हो गया। 4-5 4-5 लेटर, लेटर हो हो गया। गए सर। 4 पहले मिल चुके थे। 4 पहले हाँ। पहले मिल चुका था, ये 5वां लेटर है। लेकिन फाइनल राबड़ी देवी लेटर जो है ना, टस से मस नहीं हो रही। हालांकि पिछली बार जो जब 15 दिन की मोहलत समाप्त हो गई थी, है ना, सम्राट चौधरी की सरकार के द्वारा तो लेटर दिया गया था चिट्ठी खाली करने को, जो विवाद का घर बना, जिसमें दोनों ओर से चुनौती आ गई, है ना, हम खाली करवा देंगे तो हम खाली नहीं करेंगे। राबड़ी देवी यही कहती थी, सरकार का कहना था कि हम हर हाल में खाली करवाएंगे। तो ये जो टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, उस बीच में राबड़ी देवी ने खाली तो नहीं किया, 15 दिन की मोहलत समाप्त हो गई। हालांकि राबड़ी देवी की बेटी और सांसद, है ना, मीसा भारती ने कहा था कि 15 दिन के अंदर खाली कर देंगे। लेकिन इसी बीच जो है जब 15 दिन पूर्ण गया, राबड़ी देवी ने एक लेटर लिखा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कि हमको 1 महीने की मोहलत दी जाए। हाँ जी। इसलिए कि वहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, उसका वहाँ जो है ना निर्माण कराया जाए, जैसे किचन उचन, इस सब का भी सवाल उठाई थी। और सबसे बड़ा सवाल था उनका लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य को लेकर, कि भाई इनके लिए जो है 10 सर्कुलर रोड में अलग से कमरा बनाया गया है। संक्रमण का खतरा हाँ, रहता है उन्हें। हाँ, जो इनके स्वास्थ्य को देखते हुए किया गया, उसमें संक्रमण की नहीं हो इसकी सारी सुविधाएं दी गई, चिकित्सा की तमाम सुविधाएं, तो वह वहां नहीं है, उसका निर्माण कराया जाए, है ना। ये और भी समस्या थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया राबड़ी देवी ने, उठा दी किसका, लालू जी के स्वास्थ्य का, क्योंकि लालू जी सब जानता है कि लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और बराबर जाते हैं सिंगापुर चेकअप कराने के लिए, रूटीन चेकअप कराने के लिए। तो स्वाभाविक है कि उनको जो है डॉक्टरों की भी सलाह है कि उनको संक्रमण से बचाना होगा, तो इसलिए यह व्यवस्था यहाँ की जाए। लेकिन जो तस्वीरें आ रही है कि वह व्यवस्था भी वहाँ कर दी जा रही है, अब वह भी फाइनल होने के कगार तो पर है। भगवा रंग में बिल्डिंग था नया वाला, तो हरे रंग में तब्दील हो गया, यानी बहुत जल्दी ही जो गृह प्रवेश करेंगी राबड़ी देवी। शुरू में तो राबड़ी देवी कह रही थी कि हम उसमें जेबे नहीं करेंगे। हाँ। 39 जो है हार्डिंग रोड, उसमें हम नहीं जाएंगे, मेरा मिलान कर दी थी, मेरे लायक नहीं है, छोटा है। क्या कहता है, लालू प्रसाद ने भी कहा था कि वह बहुत छोटा है, वहां नहीं जाएंगे, यही ना हल्ला, यही ना हो रहा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 10 सर्कुलर वाले आवास से ज्यादा बड़ा है हार्डिंग रोड वाला आवास। देखिए मंत्रियों को जो दिया जाता है उसमें वह भी जो है दूसरे नंबर पर है। हार्डिंग रोड में 40 नंबर हार्डिंग रोड जो है, जो आवास है, वह सबसे बड़ा है मंत्रियों के ख्याल से, और 39 नंबर भी बहुत उससे थोड़ा सा कम है ना, लेकिन है विस्तृत, बड़ा है, 8 कमरा का हालत कहा जाता है कि है ना, उसमें डाइनिंग स्पेस, उसके अलावा बैठक खाना है, तो सामान उसके बाद है लोग जो सुरक्षा गार्ड रहते हैं या जो उनके रहते हैं कर्मचारी, उनके लिए रहने की अलग से व्यवस्था है, बड़ा लॉन है घूमने फिरने के लिए, बहुत जो है फलदार पौधे भी लगे हुए हैं, पेड़ पौधे, तो कहा जा रहा है कि बड़ा एरिया है। लेकिन शुरू में इनकार कर रहे थे कि नहीं, राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड से छोटा है, इसलिए वहां नहीं जाएगा, उनको दिक्कत होगा। और उसी दौरान कोटिल नगर वाला आवास बनवाने के लिए भी पूरा जोर शोर लगाई हुई थी, वहां लगा हुआ भी है काम। और महुआ बाग वाले में सब कहा जा रहा था कि राबड़ी देवी सरकारी आवास में नहीं जाएंगे, अपने निजी आवास में जाएंगे। लेकिन जिस दिन यह लेटर में आया कि हाँ ये सुविधा दी जाए, इसका मतलब साफ हो गया था कि वह अब 39 हार्डिंग रोड में जाएंगे उसी दिन, तब उसमें जाएंगे। स्वाभाविक है, जिस तरह से वहां सारा काम कर दिया गया, रंग रोगन जो भी है सब कर दिया गया, है ना, तो अब वहां क्या, और अब भगवा में था पहले,
उसको वो हरा रंग में बदलवाई कि नहीं हम्म पूरा पेंटिंग हरा रंग का होना चाहिए, बाउंड्री वाल जो तो गेट से है, तो वो भी हो गया, सरकार ने सब करवा दी। तो सरकार सारी बातें उनकी मान ले रही है, तो जाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ये देखिए कौटिल्य नगर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे चीज असुविधा होगी। सबसे बड़ी असुविधा होगी सुरक्षा की। सुरक्षा तो मान लें उनके पास है, लेकिन आने जाने, जैसे विधानसभा का सत्र होगा, विधान परिषद का सत्र होगा, उस दौरान उनको आने जाने में सहूलियत नहीं ना होगी। हाँ, कई और कार्यों के लिए लोग आता है, तो इसीलिए प्रतिपक्ष की नेता है वो विधान परिषद में, तो इसके लिए भी तो ख्याल रखा जाएगा। सब तमाम चीजों को देखते हुए यह फैसला ली होगी कि नहीं भाई सरकारी आवास में ही रहा जाए। सर इस वजह से क्या वो अपना निजी आवास में नहीं जाएंगी? आगे आगे हो सकता है जाए ना, लेकिन अगर वो घर बनवा अभी रही है जब अपना तक तो वो है जैसे एमएलसी का कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद जो है वो रहेगी विधान परिषद में सभापति, हाँ, तब तक तो उनको वो आवास रहेगा ही ना। हाँ, उसके बाद नहीं जीतेगी, नहीं बन पाएगी विधान एमएलसी, तो अपने घर में रहेंगी, तो फिर अपने घर तो में एक तरीके से ये तो बोल सकते हैं ना कि फ्यूचर का सोच रही है राबड़ी देवी, आगे तक का सोच रही है, तभी अपना निजी घर कोई भी भी सोचता समय है तो पे अपने अपना आगे बनवा में रही है। सब कोई सोचता है भाई अपना आवास में जाना ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि यह नियम हो चुका है किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को, है ना, कोई भी आवास सरकारी आवास नहीं नहीं मिल मिल सकता। सकता। जी। चलिए, यूपी में जो है भाजपा ने अपनी नई टीम बनाई है, उसका ऐलान कर दिया है और राजनाथ सिंह के बेटे भी उसमें हैं और 46 लोग हैं उनमें। कौन कौन हैं, क्या मतलब चुनाव को लेकर के ये तैयारियां हैं? उत्तर प्रदेश में जो उत्तर विधानसभा प्रदेश में तो चुनाव है चुनाव की 2027 तैयारी में। चल ही रही है ना, 2027 में चुनाव की तैयारी है उत्तर प्रदेश में, तो इसके लेकर तो वहाँ है ही घमासान कि वहाँ जो है भाजपा भी अपनी तैयारी कर रही है कि वहाँ जो है उत्तर प्रदेश में 46 सदस्यों की टीम बनाई गई, 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 जो है प्रदेश महामंत्री, 19 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, सभी 6 क्षेत्रीय कमेटी है वहाँ, है ना, उसमें भी नए नए लोगों को दिया गया मौका। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना इसमें कि जाति का जो है पूरा रखा गया ख्याल, क्षेत्र में जाति का पूरे समूह का, तो सवर्णों की भी उपेक्षा नहीं की गई और पिछड़ों अति पिछड़ों को भी जो है पर्याप्त जगह दी गई। और सबसे बड़ी बात है कभी क्या कहता अखिलेश यादव के खासम खास अतीक अहमद वाला कांड में जो थी पूजा पाल, उनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया, नया प्रदेश उपाध्यक्ष बने। तो ये एक बड़ी है कि अब जिस तरह से वह वहां से आई है, मतलब सपा छोड़कर आई, उनको भी यहाँ अहमियत मिली। अब इसमें राजनाथ सिंह के बेटे भी उपाध्यक्ष बने हैं। हाँ जी सर। उनका नाम है नीरज सिंह, इनके बड़े बेटे पंकज सिंह तो पहले से है, नीरज सिंह को भी मिला है जगह। तो ये सब है। नई टीम में सुरेश राणा, सतपाल सैनी, ब्रज बहादुर सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय साक, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, डॉक्टर कीर्तिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जो है राम प्रताप सिंह चौहान, गीता साक, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया। आपको था ना, और जी सर। प्रदेश मंत्री जो बनाए गए हैं उनमें जो है विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, परमेंद्र जांगरा विश्वकर्मा, किरण लोधी निषाद, राकेश बिंद, संचिता सिंह चौहान, रजनी पांडे, राहुल वाल्मीकि, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, हितेंद्र शर्मा और आकांक्षा सोनकर को प्रदेश मंत्री की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनमें जो है पश्चिम के नवाब सिंह नागर,
ब्रजभूमि जो है ब्रज क्षेत्र के हम्म। पूरनलाल लोधी, कानपुर के रामकिशोर साहू, अवध के जो है अवधेश द्विवेदी और काशी के अशोक चौरसिया, गोरखपुर के विनोद राय को नया क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावे पंकज चौधरी की टीम में जो है भारत दीक्षित सह मंत्री, अतुल अवस्थी और लक्ष्मण सिंह नियुक्त किए गए हैं नई टीम में। और मीडिया संयोजक भी बनाए गए हैं, जिनमें दिनेश प्रताप सिंह मुख्य प्रवक्ता हुए प्रदेश भाजपा उत्तर प्रदेश के, मनीष दीक्षित जो है प्रदेश मीडिया संयोजक हुए और हिमांशु राज पंडित प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए। तो ये सब भी कर दिया। युवा मोर्चा को भी जवाबदेही दी गई है। रोहित मिश्रा पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष। युवा मोर्चा रोहित मिश्रा है। हाँ, युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष बनाया गया है रोहित मिश्रा, उसमें रोहित मिश्रा है। पिछड़ा मोर्चा भी है। पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष बनाया गया है प्रकाश पाल। किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं देवेंद्र सिंह। अनुसूचित मोर्चा का अध्यक्ष अशोक रावत और महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरोज कुशवाहा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष विद्याभूषण गौंड को बनाया गया। तो ये पूरे 46 लोगों की लिस्ट है। जातिगत समीकरण को साधने की इसमें देखिए राजपूत भी है, सबसे अधिक सवर्णों राजपूत है अगर देखा जाए तो। संख्या भी है, उसको दिया गया। उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद जो भूमिहारों को भी जगह मिली है ना, एक कौन त्यागी हैं और कुछ इधर के भी हैं, पूर्वांचल के हैं, इन लोगों को भी जगह मिली है। तो इसके अलावा कायस्थ भी है, सभी लोगों को जगह दी गई। अब पिछड़ा में देख लीजिए आप, चाहे वह लोधी हो, निषाद हो, है ना, या फिर आपको कुर्मी हो, कुर्मी भी है कई, ये तो प्रदेश अध्यक्ष ही कुर्मी है पंकज चौधरी, है ना। इसके अलावे जो है वैश्य को भी जगह मिला है, महिलाएं भी पर्याप्त संख्या में रखी गई हैं कमेटी में। तो ये एक तरह से पूरी तरह से यह चुनावी जो है ना, हर वर्ग को साधने की कोशिश, चुनावी जो है क्या संगठन बनाने का जो है चुनावी नजरिया से संगठन को बनाया गया है यूपी में। इससे साथ साथ यह भी चुनौती, इनके पीडीए को भी चुनौती दी गई है। पिछड़ा दलित सब क्या है, तो दलितों का भी समावेश है, जनजाति तक को रखा गया गोंड को। इसलिए एक बहुत संतुलित टीम बनाने की कोशिश की गई। चलिए, उत्तर प्रदेश में जो है 46 लोगों की नई टीम भाजपा ने बनाई है। जातिगत समीकरण साधी जाएगी और साथ ही साथ विधानसभा जो चुनाव होने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में, उसकी ये तैयारी चल रही है। इसके साथ ही साथ राबड़ी देवी जो है पूरी तैयारी में, नोटिस मिल गया है, 7 दिनों का अल्टीमेटम है। उम्मीद है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपने नए आवास 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट हो जाएंगी। वहाँ काम बहुत तेजी से चल रहा है और भगवा रंग में जो वो मकान रंगा हुआ था वो अब हरे रंग में तब्दील हो गया, यानी राबड़ी देवी वहां जाने वाली है, ये निश्चित हो गया है। इसके साथ ही साथ भरत तिवारी मामले में जो है न्यायिक जांच जो है वो शुरू हो गई है। रिटायर्ड जज है विनोद कुमार सिन्हा, वो आज बिलौटी गांव पहुंचे हुए थे और सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जांच के उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा जरूर मिलेगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।